सो मेरा तुम लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर मान लो हम एक लूप चलाते हैं फॉर आई इन, और ये हमारी लिस्ट का नाम क्या है? लिस्ट का नाम है नम्स, ठीक है। तो भाई ऐसा क्या जादू होता है कि एक लिस्ट का एक एक एलिमेंट बारी बारी आई में स्टोर होता रहता है? कंप्यूटर्स को याद कैसे रखता है कि भाई पहले 10 को आई में स्टोर करना है, डन। ये देख रहे हो, ऐसा लग रहा है एक पॉइंटर है जो पहले ऐसा 10 पे टिका हुआ है, और जैसे ही 10 आई में स्टोर हो गया वो पॉइंटर कहाँ चला जाएगा? 20 पे शिफ्ट, फिर 30 पे। तभी तो याद रखता है ना, आई में 10, फिर 20, फिर 30। तो ये कैसे होता है एग्जैक्टली? बैकग्राउंड में हो क्या रहा है? इसी चीज को समझने के लिए हमारा कंसेप्ट आता है इटरेबल्स का। इटरेबल्स, आई मैंने स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, इटरेबल्स। और दूसरा आता है इटरेटर्स। इटरेटर्स का ये दोनों टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और हाँ, इन दोनों को अच्छे से समझना है तो पिछला वीडियो जाके देख लो जिसमें मैंने बात किया था डंडर मेथड्स का, DUNDER, डंडर मेथड्स। डंडर मेथड्स क्या होते हैं? कुछ मेथड्स तुम देखे होगे जिनके आगे अंडरस्कोर 2 बार होता है, फिर मेथड का नाम होता है, और फिर उनके बाद भी 2 बार अंडरस्कोर होता है। इनको हम डंडर मेथड्स बोलते हैं। तो ये वाला वीडियो जाके देख लेना क्योंकि इसमें आएगा, बहुत ज़्यादा यूज है, राइट? फाइन। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इटरेबल्स और इटरेटर्स। तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले सॉरी इतने दिन बाद वीडियो अपलोड करने के लिए। दूसरा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, मेरा 14 दिन का बिल्कुल बिगनर्स के लिए मशीन लर्निंग का बूट कैंप है, राइट? जहाँ पे मैं तुमसे 2 मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड कराऊंगा, तुम्हें सोचना सिखाऊंगा, बेसिक भी सिखाऊंगा, राइट? सो तुम उसमें रजिस्टर कर सकते हो। या आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इटरेबल्स क्या होते हैं। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको मैं कट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ। मैं बात करूंगा पहले इटरेबल्स की। कोई भी डेटा टाइप जिसके ऊपर तुम लूप चला सको उसको इटरेबल बोलते हैं। लिस्ट के ऊपर लूप चला सकते हो, मतलब डायरेक्ट वो जो अभी दिखाए थे ना फॉर में, लिस्ट का एक एक एलिमेंट आई में स्टोर होता रहता है, तो लिस्ट क्या है? इटरेबल है। इटरेट कर सकते हैं लिस्ट के ऊपर, राइट? अच्छा, एक काम तो तुम टपल में भी कर सकते हो। मान लो मैंने एक टी1 नाम का टपल बना लिया, ये तो डिक्शनरी हो गया। मैंने एक टपल बना लिया और इसमें कुछ 45, 34, 89, यानी टपल भी क्या है? इटरेबल है, राइट? ये क्लियर हो गया। इटरेबल जिसके ऊपर इटरेट कर सके, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो आई थिंक तुम्हें इटरेबल क्लियर हो गया। और भी बहुत कुछ है, बट एक एक स्टेप हम लोग चलेंगे। फाइन। तो इटरेटर क्या होता है? सबसे पहले ये जो लिस्ट है हमारा, ये क्या है? इटरेबल है। इसी लिस्ट को हम इटरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे इटरेटर में कन्वर्ट करेंगे? पहले इटरेटर क्या है जानेंगे, लेकिन पहले जान लो इटरेटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। उसके लिए हम सिंपल लिखेंगे, एक मेथड है जिसका नाम है ITER, और इसके अंदर अपने इटरेबल को पास कर देंगे जिसको इटरेटर में कन्वर्ट करना है। तो हमारा लिस्ट नम्स, लिस्ट क्या है? इटरेबल, मैंने पास कर दिया। ITER क्या करेगा? नम्स को एक इटरेटर में कन्वर्ट कर देगा, और IT के अंदर एक वेरिएबल मैंने IT ले लिया, इटरेटर का शॉर्ट, उसके अंदर हमारा इटरेटर स्टोर हो गया। यानी अभी ये जो तुम्हें सामने दिख रहा है, ये लिस्ट हमारे पास 2 जगह है। एक तो यहाँ पे है जिसका रेफरेंस कहाँ पे स्टोर है? नम में, नम्स के अंदर। लेकिन नम्स के अंदर जो लिस्ट है वो इटरेबल है। और एक यहाँ पे है, ये भी लिस्ट है जो IT के अंदर स्टोर है, लेकिन IT के अंदर जो लिस्ट स्टोर है वो एक इटरेटर है। तो इटरेबल और इटरेटर, क्या आया फर्क? फर्क क्या आया दोस्त? पहला फर्क, पहला डिफरेंस, कि ये जो हमारा इटरेबल है इसको डायरेक्टली तुम ऐसे एक्सेस करो, प्रिंट, और तुम यहां पे नाम दे दो नम्स। मैंने लिस्ट का नाम दे दिया इटरेबल। अब इसको इटरेबल बोलूंगा क्योंकि लिस्ट क्या है? इटरेबल है। रन करते हैं। सो पाइथन और इटरेबल्स वर्सेस इटरेटर्स, ये देखो ये पूरा हमारा लिस्ट आ गया, दिख रहा है? ये लिस्ट डिस्प्ले हो गया। गुड, फाइन। अब मैं इस लाइन को कमेंट कर दे रहा हूं। अब मैं इटरेटर को डिस्प्ले करता हूं। तो यहां पे नीचे आते हैं, मैंने लिखा प्रिंट और मैंने लिख दिया IT। अब देखना क्या होगा। मैंने रन किया, ये क्या आया? रेफरेंस आया। मतलब इस इटरेटर ऑब्जेक्ट में कहां पे क्रिएटेड है, मेमोरी का लोकेशन, एड्रेस, रेफरेंस। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस प्रिंट कर दिया, हमारे इटरेटर के एलिमेंट्स को नहीं प्रिंट किया। तो तुम इटरेटर जो बना, तुमने अगर इटरेटर में कन्वर्ट कर दिया तो इसके वैल्यूज को तुम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। उसको एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल मेथड है जिसका नाम है नेक्स्ट। क्या नाम है?
नेक्स्ट, NEXT। नेक्स्ट के अंदर तुम पास करोगे अपने इटरेटर को, तो मैंने इटरेटर का नाम क्या है, IT। अब नेक्स्ट क्या करेगा, इटरेटर का पहला एलिमेंट डिस्प्ले कर देगा। अगर तुम फिर से नीचे नेक्स्ट को कॉल करोगे तो नेक्स्ट सिर्फ डिस्प्ले नहीं करेगा, पहला एलिमेंट डिस्प्ले करने के बाद अपने मेमोरी में स्टोर कर लेगा कि ओके मैं पहला कर चुका हूं। तो जब अगली बार तुम फिर नेक्स्ट को कॉल करोगे और फिर अपनी इटरेटर को पास करोगे तो दूसरा प्रिंट करेगा। अगर तुमने फिर किया तो तीसरा एलिमेंट डिस्प्ले करेगा, फिर किया तो चौथा एलिमेंट डिस्प्ले करेगा, फिर किया मान लो आगे एलिमेंट नहीं है तो रन टाइम एरर थ्रो कर देगा। अभी हम लोग इसमें आएंगे, राइट। तो अभी चलो एक बार सिर्फ करते हैं, ये मैं सिर्फ एक बार करता हूं। ये प्रिंट करना है तो या तो इसको तुम एक्स में स्टोर कर लो एक वेरिएबल में, और स्टोर करने के बाद प्रिंट कर दो प्रिंट एक्स, या फिर इतना बवाल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम इसको यहां से कट करते हैं और इसको सीधे यहां पे प्रिंट के अंदर लिख लेते हैं। रन करते हैं CLS, ये क्या आया 10 सॉरी, दिखा क्या पहला एलिमेंट। ये हमारा इटरेबल था, जब मैंने इटरेबल को सीधा सीधा ऐसे हम प्रिंट कर सकते थे, लेकिन इस इटरेबल को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इटरेटर में। अब इटरेटर के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो किसका यूज करना पड़ेगा, नेक्स्ट का। जब नेक्स्ट में तुम इटरेटर का नाम पास करोगे तो पहला एलिमेंट डिस्प्ले करेगा, लेकिन जब दूसरी बार पास करोगे, मैंने दूसरी बार दिया तो यहां पे पहला डिस्प्ले करेगा, फिर वो मेमोरी में याद कर लेगा हाँ पहला हो चुका है, मूव कर जाएगा दूसरे पे। तो जब अगली बार आएगा तो दूसरा एलिमेंट डिस्प्ले करेगा। चलो रन करते हैं, तो ये देखो यहां से 10 आया और यहां से क्या आया, यहां से 20 आया। तीन एलिमेंट और है ना, तो मैं 3 बार और कर लेता हूं, 1 2 3, ये हो गया। अब रन करते हैं, मैं CLS कर लेता हूं, ये मैंने कर दिया। ये देखो 10 20 30 40 50 पूरा आया। लेकिन अब जादू दिखाता हूं, अब इस चीज को याद रखना। मैं एक बार और करता हूं तो भाई अब आगे तो एलिमेंट है नहीं ना, अगर मैंने एक बार और किया तो ये हो गया क्या, कितनी बार हुआ टोटल, 1 2 3 4 5, तो एक बार और कर लेता हूं। तो ये देखो, अब देखो रन करूंगा तो क्या होगा, इसने एरर दे दिया। 50 ऊपर दिख रहा है ना, मतलब 50 तक पूरा डिस्प्ले कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या दे दिया, स्टॉप इटरेशन एरर। मतलब नेक्स्ट ने बोला वो पॉइंट आगे जाते जाते अब एलिमेंट को है ही नहीं, तो उसने एक एरर थ्रो कर दिया यूजर को, स्टॉप इटरेशन, भाई बंद करो एलिमेंट मांगना, एलिमेंट नहीं है, खत्म हो चुका है। आई होप यू गेट इट। तो ये है डिफरेंस तुम्हारा इटरेबल। फिर से सुन लो, ये है हमारा इटरेबल, जिसको हम डायरेक्टली ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर इसी को ITR मेथड से मैंने इटरेटर में कन्वर्ट कर दिया तो अब एक एक एलिमेंट एक्सेस करेंगे, और उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, नेक्स्ट का। नेक्स्ट नेक्स्ट, आई होप समझ में आ गया, राइट। अब जादू की बात बताता हूं, जब तुम दोस्त, हाँ मैं यहां पे चलता हूं, हाउ फॉर वर्क्स, अपने आंसर पे चलते हैं। ये तुम्हारा ये तुम्हारा ये तुम्हारा ये तुम्हारा ये है, ये लिस्ट है, राइट। जब इस लिस्ट को ध्यान से देखना, जब एक्सेस करने के लिए तुम लिखते हो ना फॉर आई इन नम्स, और फिर तुमने लिखा प्रिंट आई, तो एक्चुअली होता क्या है कि बैकग्राउंड में हमारा कंप्यूटर नम्स नाम के इटरेबल को, लिस्ट क्या है, इटरेबल है, इसको एक इटरेटर में कन्वर्ट कर देता है, राइट। और इटरेटर में क्या है, नेक्स्ट है। अब ये जो आई है ना, ये देख रहे हो जो एक एक एलिमेंट बारी बारी नम्स में आ रहा है, नम्स का एक एक एलिमेंट बारी बारी आई में स्टोर हो रहा है, तो एक्चुअली बैकग्राउंड में बार बार नेक्स्ट कॉल होता है। मतलब ये कोड कुछ ऐसे, ये वाला जो कोड है जब तुम एक बार रन कर दोगे तो बैकग्राउंड में कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ मैंने नीचे लिख रखा है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहां देखो हमारा ए किस में कन्वर्ट हो गया, नम्स, ए कन्वर्ट हो गया हमारा इटरेटर में। फिर एक कंडीशन मान लो चला वाइल ट्रू, मतलब जब तक हमारा ट्रू है कंडीशन, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ ब्रेक का यूज किया है, बाहर निकल जाएंगे। ट्राई एक्सेप्ट, पता है ट्राई के अंदर वो लाइन लिखते हैं जिसके अंदर एरर आने के चांसेस होते हैं, राइट, रन टाइम एरर। और ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में करा चुका हूं, नहीं पता जाके देख लेना ट्राई एक्सेप्ट क्या होता है। अगर मैं एक बार फिर से थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं, बट ठीक है जो मैं बता देता हूं। जैसे मान लो कि तुमने लिखा यहाँ पे AINT, और मैंने यहाँ पे दे दिया इनपुट, और मैंने यहाँ पे दे दिया एंटर नंबर, राइट। और फिर यहाँ पे
मैंने प्रिंट कर दिया, प्रिंट नंबर स्क्वायर इज ए इंटू ए, राइट। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूं तो मैं नीचे चलता हूं, यहाँ पे CLS में कर लेता हूं। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो ये कुछ ऐसा होगा। मैं नंबर एंटर किया 23, तो ठीक है, आउटपुट आ गया। इस नंबर स्क्वायर इज 529, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दिक्कत तब होता है जब CLS, अब मान लो फिर से मैं रन करता हूं, मैं इस बार नंबर देता हूं राजीव, तो भाई राजीव कोई नंबर तो है नहीं, तो इनपुट ने राजीव रीड किया। अब INT उस राजीव को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, राजीव तो नाम है, तो रन टाइम एरर थ्रो कर देगा, राइट। ये देखो एंटर किया, ये देखो रन टाइम एरर आया। और हर रन टाइम एरर मतलब सिंटेक्स में कहीं कोई गलती नहीं था, लेकिन जब प्रोग्राम कर रहे थे तो एक्सेप्शन आ गया, एक एबनॉर्मल सिचुएशन हो गया। तो उस केस में हर रन टाइम एरर का एक नाम होता है। तो इस रन टाइम एरर का नाम क्या है? वैल्यू एरर। तो हम चाहे तो इस प्रोग्राम को हम ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि अगर रन टाइम एरर आता भी है, यूजर गलत इनपुट दे दे, तो पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्राई कैच का यूज कर सकते हैं। इन दो लाइन में एरर आ रहा है ना, तो हम इन दोनों लाइन को लिख सकते हैं ट्राई के अंदर, ट्राई। तो मैं इन दोनों लाइन को ट्राई के अंदर लिख दिया। और अगर एरर आया तो मुझे करना क्या है, तो ट्राई के बाद मैं लिखूंगा एक्सेप्ट कॉलन। अच्छा, एक्सेप्ट के बाद इसमें कौन से एरर आने के चांसेस हैं? वैल्यू एरर ना, ये वाला जो यहां पे दिख रहा है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा एक्सेप्ट के बाद वैल्यू एरर कॉलन, और फिर मैं यहां पे प्रिंट एंटर वैलिड नंबर, राइट। और फिर मैं ऐसा एक्सेप्ट के बाहर भी एक लाइन लिख दे रहा हूं, प्रिंट, मैं ऐसे एक मैसेज दे रहा हूं, प्रोग्राम कंटिन्यूज, राइट। अब होगा क्या, देखो दोस्त, अब यहां देखना है, चलो पहले मैं रन करके दिखाता हूं CLS। अगर इन दोनों लाइन में, अगर यहां पे ट्राई के अंदर जो मैंने कोड लिखा है, अगर उसमें एरर आया, इसी लाइन में चांस एरर आने का, तो इस लाइन को भी मैंने इसलिए लिख दिया है ट्राई के अंदर, क्योंकि ये लाइन तुम्हारा डिपेंड करता है इस लाइन के ऊपर, राइट। तो अगर इस लाइन में एरर आया तो कंप्यूटर क्या करेगा, जो एक्सेप्ट के अंदर लिखा हुआ है उसको रन कर देगा, और बाकी प्रोग्राम एज इट इज कंटिन्यू हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम हमारा बंद नहीं होगा, राइट। तो चलो रन करते हैं। ये मैंने रन किया और मैं नंबर देता हूं 45, बिल्कुल सही अभी नंबर दे रहा हूं, तो यहां पे कोई एरर नहीं आएगा, यानी एक्सेप्ट वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो चलो एंटर करते हैं, ये देखो नंबर स्क्वायर इज 2025, मैंने 25 दिया, तो नंबर स्क्वायर क्या आया 2025, और ये हमारा एक्सेप्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि एरर नहीं आया था। लेकिन फिर से रन करता हूं मैं, इस बार मैं देता हूं हेलो, हेलो कोई नंबर तो है नहीं, तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे वैल्यू एरर आएगा। और ट्राई क्या करेगा, इस वैल्यू एरर को किसको थ्रो कर देगा, एक्सेप्ट को, और एक्सेप्ट पहले से बैठा हुआ है एक कंटेनर लेके वैल्यू एरर नाम का, वो एरर को कैच करेगा और तुरंत इस लाइन को डिस्प्ले कर देगा, एंटर वैलिड नंबर प्लीज, और प्रोग्राम यहां बंद नहीं होगा, आगे एज इट इज प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलो एंटर करते हैं, ये देखो एरर आ गया, एंटर वैलिड नंबर, लेकिन प्रोग्राम वहां पर रुका नहीं, टर्मिनेट नहीं हुआ, आगे कंटिन्यू हो गया। और यही अगर सेम प्रोग्राम में हमारा ट्राई कैच नहीं होता तब क्या होता, ये देखो सेम प्रोग्राम है, मैं ट्राई कैच हटा दे रहा हूं, ये मैं ट्राई कैच हटा दे रहा हूं, मैं इसको मैं लाइन लिख दिया। अब देखो क्या होगा, सेम प्रोग्राम है, अगर अब मैं रन करूं इसको, तो अगर अब मैं गलत मैंने इनपुट दिया हेलो, तो जैसे ही एंटर करेंगे ना, एरर तो इस लाइन में आया, लेकिन कंप्यूटर अब ये लाइन, इस लाइन का तो एरर से कोई मतलब नहीं है ना, बाकी ये तो एग्जीक्यूट होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा, पूरा प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाएगा। देखो एंटर करते हैं, ये देखो पूरा प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो गया। तो यही हो कि रन टाइम एरर अगर प्रोग्राम के बीच में आ रहा है तो पूरा एप्लीकेशन ही बंद ना हो जाए, इसके लिए हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग आता है। और एक्सेप्शन हैंडलिंग का में सबसे पहले क्या आता है, ट्राई कैच। ट्राई कैच ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है कि जिस कोड में तुम्हें लगता है कि रन टाइम एरर आ सकता है, उसको ट्राई के अंदर लिख दो। और किस टाइप का रन टाइम एरर आएगा, क्या तुम्हें लगता है, वैल्यू एरर आएगा। वैल्यू एरर तब आता है जब यूजर गलत डेटा देता है, तो उस केस में एक्सेप्ट में उस एरर का नाम लिख दो जो हैंडल करेगा एक्सेप्ट। और अगर एरर आया तो यूजर को क्या मैसेज देना, यहां पे लिख दो एक्सेप्ट में, और बाकी प्रोग्राम एज इट इज।
अब इससे फायदा क्या होगा, अगर ट्राई में एरर आया तो कंप्यूटर ट्राई वाला कोड छोड़ देगा, राइट। एक्सेप्ट में जो लिखा है वो मैसेज प्रिंट कर देगा और बाकी प्रोग्राम एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया। वापस चलते हैं हाउ फॉर वर्क्स। तो यहां पे देखो, ये तुम्हारा इटरेबल है, राइट। और जैसे ही तुम्हें लाइन लिखते हो ना, तुम ऐसा लिखते हो फॉर एक्स इन, फॉर एक्स इन लिस्ट का नाम क्या है, नम्स, और फिर तुमने लिखा प्रिंट एक्स। तो तुम तो ऐसे लिखते हो कोड, लेकिन ये जो कोड है वो बैकग्राउंड में कुछ ऐसा होता है, ये स्टेप होता है। मतलब सबसे पहले जब जैसे फॉर स्टार्ट होता है ना, कंप्यूटर क्या करता है, तुम्हारे इटरेबल को किस में कन्वर्ट कर लेता है, एक इटरेटर में। फिर एक वाइल लूप चला, वाइल ट्रू, और यहां पे अब देखो ट्राई के अंदर नेक्स्ट, नेक्स्ट में हम इटरेटर को पास कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट आएगा इटरेटर का जो एक्स में स्टोर हो जाएगा। पहला एलिमेंट कौन सा है, तो मैं थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा करता हूं। पहला एलिमेंट कौन सा है, 10। तो नेक्स्ट क्या करेगा, एक्स में 10 स्टोर कर देगा। एरर तो है नहीं, तो एक्सेप्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक्स प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप, तो फिर से ट्रू है। फिर से नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट कहां जाएगा, अब नेक्स्ट जाएगा 12 पे। तो फिर एक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, 12। फिर एरर नहीं आया तो एक्सेप्ट तो एग्जीक्यूट होगा नहीं कि ताकि ब्रेक एग्जीक्यूट हो, और फिर 12 प्रिंट हो जाएगा। फिर वाइल ट्रू। फिर अब नेक्स्ट अगला एलिमेंट कौन सा इटरेटर में, 30, यहां इटरेटर में कन्वर्ट हो गया है ना, तो इटरेटर में नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 34। फिर 56, और फाइनली याद करो लास्ट में जब नेक्स्ट के पास एलिमेंट नहीं रहेगा तो कौन सा एरर थ्रो करेगा, स्टॉप इटरेशन। याद है ना पिछली बार हमने किया था। तो जैसे ही नेक्स्ट को कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा वो एरर थ्रो कर देगा, और एरर एक्सेप्ट के पास जाएगा, स्टॉप इटरेशन, और एक्सेप्ट क्या करेगा, ब्रेक को एग्जीक्यूट कर देगा। ब्रेक क्या करता है, लूप से बाहर निकल देता है, खत्म। तो तुम लिखते हो जब फॉर लूप फॉर एक्स इन, लिस्ट का नाम क्या है, नम्स, राइट, NUMS, और तुमने लिखा प्रिंट एक्स। तो एक्चुअली बैकग्राउंड में ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। जब तुम एक कोड एग्जीक्यूट करते हो दोस्त, तो हमारा कंप्यूटर सबसे पहले इस इटरेबल को किस में कन्वर्ट कर देता है, इटरेटर में कन्वर्ट करता है, राइट। और उसके बाद बार बार वो नेक्स्ट को कॉल करता रहता है। सो आई होप तुम्हें समझ में आया कि इटरेबल क्या होता है, इटरेटर क्या होता है, राइट। अब दो चीज और यहां पे आते हैं, देखो वही लिखा हुआ है, एन इटरेबल इज अ सोर्स यू कैन लूप ओवर, राइट। इट हैंड्स आउट an iterator when asked. An iterator is the cursor that actually walk through the source one value at a time, remembering where it is. तो भाई वही बात बोल रहा है ना कि क्या बोल रहा है कि इटरेबल क्या होता है, एक सोर्स होता है जिसके ऊपर तुम, मैं इसको हटा दे रहा हूं। इटरेबल क्या होता है, एक सोर्स होता है जिसके ऊपर तुम लूप चला सकते हो, राइट। इटरेटर क्या होता है भाई, जब भी तुम्हें चाहिए होगा तुम ITER को कॉल करो और इसके अंदर इटरेटर को पास कर, सॉरी इटरेबल को पास कर दो, नम्स को, और ITER तुम्हें क्या दे देगा, एक इटरेटर दे देगा। IT में इटरेटर स्टोर हो गया। इटरेटर का क्या फायदा है, अब तुम्हें एक पावर मिल गया, एक नेक्स्ट मेथड आ गया। अब नेक्स्ट मेथड को जितनी बार कॉल करोगे हर बार अगला एलिमेंट देगा। तुमने फर्स्ट टाइम जब कॉल करोगे नेक्स्ट, और तुमने अपना ऑब्जेक्ट इटरेटर पास कर दिया, तो क्या देगा, पहला एलिमेंट 10। तुमने फिर कॉल किया नेक्स्ट 12, 34, 56, एंड फाइनली लास्ट में जब कोई एलिमेंट नहीं होगा तो स्टॉप इटरेशन। तो जब तुम लूप चलाते हो तो बैकग्राउंड में एक्चुअली यही होता है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया इटरेबल और इटरेटर्स के बीच का डिफरेंस, राइट। तो इस वीडियो को मैं सिंपल रखता हूं, मैं इस चीज को यहां से खत्म करूंगा कि जो तुम्हारा इटरेबल होता है, जो इटरेबल्स होते हैं, ठीक है, उनके अपने उसका एक डंडर मेथड होता है जिसका नाम है अंडरस्कोर ITER, ठीक है। और जो इटरेटर होता है इसके दो डंडर मेथड होते हैं, कौन कौन से, ITER और दूसरा नेक्स्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ इटरेबल का डंडर मेथड कौन सा है, ITER। डंडर मेथड अगर नहीं पता तो जाके पिछला वीडियो देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसका मतलब बस ये हुआ कि जैसे मान लो तुम्हारा एक लिस्ट है,
ठीक है, लेट्स से L1, और इसके अंदर तुमने कुछ एलिमेंट स्टोर किया है 2, 3, 4, 5, और जैसे ही तुम इसको कॉल कर रहे हो तुमने पास किया ITER, और तुमने अपना लिस्ट भी एक ऑब्जेक्ट है, तुमने पास किया, तो ITER क्या करेगा, इस लिस्ट को इटरेटर में कन्वर्ट कर देगा, तुमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, राइट। लेकिन तुम चाहते हो कि जब ITER मेथड को कॉल करो तो तुम डिफाइन करो क्या करना है, तो उसके लिए ITER का डंडर मेथड है अंडरस्कोर ITER, याद है ना, जाके पिछला वीडियो देखो। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, इस टॉपिक को कस्टम इटरेटर अगले वीडियो में हम देखेंगे, जो मैं कोशिश करूंगा आज ही शाम को अपलोड करने के लिए। तो इतना पहले देखो, इसको अच्छे से समझो, और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब इसमें बहुत क्वेश्चन नहीं होंगे, 2-4 क्वेश्चन होंगे, उनको ट्राई करो, और फिर कस्टम इटरेटर में तुम लोग को मजा आएगा। मैं नोट्स इसी वीडियो में पूरा अपलोड कर दे रहा हूं, उसमें कस्टम इटरेटर भी रहेगा। एक बार उसको खुद से समझने की कोशिश करो, और फिर जब मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा ना, अच्छा हाँ, इसके पहले वाला डंडर मेथड वाला भी वीडियो जरूर देख लेना, अगर चाहते हो अगले वीडियो समझ में सब कुछ आए तो। ओके, सो या आई होप मजा आया होगा। प्लीज कमेंट में बताना कैसा लगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।